आलोचना के सुदीर्घ और सशक्त उद्भव और विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृत युग से, संस्कृत के काव्यशास्त्र से आलोचना के जो बीज हिंदी ने ग्रहण किए, हिंदी आलोचना ने आत्मसात किए, उनका एक रचनात्मक रूप हमें भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना में, जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, निबंध आदि के माध्यम से, लेख आदि के माध्यम से उद्घाटित हुआ, पुस्तकों की, संपादित पुस्तकों, अनुदित पुस्तकों की भूमिका के रूप में और प्रारंभिक दो इतिहास ग्रंथों के रूप में, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों में हम आलोचना के उन बीज बिंदुओं को देख पाते हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जो है वो भारतेंदु युग के पश्चात का युग है और खड़ी बोली हिंदी के आंदोलन का, उस आंदोलन को विधिवत किसी लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को है। और द्विवेदी युग में आलोचना, हिंदी आलोचना के बहुत सारे मार्ग, बहुत सारी पद्धतियाँ, बहुत सारी प्रविधियाँ ये विकसित होकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई। हालांकि गंभीर और तात्विक आलोचना दृष्टि का अभाव इस युग में भी रहा। जिस आलोचना को हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शुक्लोत्तर युग में देखते हैं, उस तरह से आलोचना हमें द्विवेदी युग में भी देखने को नहीं मिली। लेकिन इस शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर आलोचना की आधारशिला, एक सशक्त मजबूत नींव अगर डालने का काम किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की आलोचना ने ही किया। द्विवेदी युग की आलोचना में हमें 5 तरह की आलोचना देखने को मिलती है। पहली, लक्षण ग्रंथों की सृजन परंपरा में काव्य और काव्यांग विवेचन और उनकी आलोचना, इसे शास्त्रीय आलोचना कहा जाता है। बहुत से द्विवेदी युग के रचनाकारों ने काव्यांगों पर स्वतंत्र रूप से एक एक अंग पर, अनेक अंगों पर, जैसे रस छंद अलंकार पर बहुत सारे ग्रंथ लक्षण उदाहरण सहित, समीक्षात्मक टिप्पणियों सहित हमारे सामने आए। तो काव्यशास्त्रीय आलोचना एक प्रकार की आलोचना है जो लक्षण ग्रंथों के, उनकी व्याख्या के रूप में, उनमें दिए गए उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया। दूसरी आलोचना तुलनात्मक समीक्षा या मूल्यांकन की आलोचना है। इस तुलनात्मक समीक्षा और मूल्यांकन परक आलोचना में जब हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसको एक अलग तरह की मान्यता और स्वीकृति मिली और इससे कुछ नए निष्कर्ष निकालने का एक मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अनुसंधान मूलक या शोध परक आलोचना, यह तीसरे प्रकार की आलोचना थी जो रिसर्च ओरिएंटेड थी, जिसमें तथ्यों को, जिसमें सैद्धांतिकी को, जिसमें उसके लक्ष्य आदि को निर्धारित करने का प्रयत्न भी किया गया। फिर चौथी प्रकार की आलोचना परिचयात्मक आलोचना के रूप में हमारे सामने आई और 5वें प्रकार की आलोचना व्याख्यात्मक या टीकापरक आलोचना हमारे सामने आई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 5 प्रकार की आलोचना है, लक्षण ग्रंथों के सृजन परंपरा की आलोचना, तुलनात्मक साहित्य या मूल्यांकन परक आलोचना और इसी तरह से अनुसंधान मूलक या शोध परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक या टीकापरक आलोचना। रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्ति यही थी कि संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का निरूपण करें, उसी पद्धति पर लक्षण, उदाहरण, ब्रजभाषा में लक्षण ग्रंथ परंपरा उपस्थित हुए। द्विवेदी युग में इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सन 1910 में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर नाम का ग्रंथ लिखा। सन 1917 में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने ही छंद सारावली भी प्रस्तुत की और 1916-17 में ही लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा नाम का ग्रंथ लिखा। हम देख सकते हैं कि काव्य प्रभाकर के रूप में, छंद सारावली के रूप में, अलंकार मंजूषा के रूप में ये जो ग्रंथ लेखन हो रहा है, ये लक्षण उदाहरण की उस काव्यशास्त्रीय संस्कृत परंपरा का पुनर्उद्घाटन भी है। भानु जगन्नाथ प्रसाद के ग्रंथ की भूमिका स्वयं भानु जी ने ही अंग्रेजी में लिखी थी। उस समय अंग्रेजी का बोलबाला था और इसके साथ साथ अनेक हिंदी पारिभाषिक शब्दों के
अंग्रेजी पर्याय भी उन्होंने उद्धृत किए थे। लाला भगवान दीन ने हिंदी अलंकारों को समझाते हुए जगह जगह हिंदी अलंकारों के समान या समकक्ष फारसी अलंकार, अरबी अलंकार, अंग्रेजी अलंकार, इनका भी उल्लेख किया था। तो हम समझ सकते हैं कि लाला भगवान दीन का जो भाषिक अध्ययन था, जो ज्ञान था, वो बहुभाषी था। हिंदी का, फारसी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, इसका गहन गंभीर अध्ययन हमारे उस युग के समालोचकों के पास विद्यमान था और वो तुलना करते हुए समतुल्य समरूप शब्दावली का उदाहरण देते हुए इस तरह की आलोचना प्रस्तुत कर रहे थे। द्विवेदी युग की समीक्षा या आलोचना की मुख्य पद्धति तुलनात्मक रही और 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करते हुए इस आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया। हम देख सकते हैं कि हिंदी उर्दू का, हिंदी फारसी का, हिंदी अरबी का, इस तरह से तुलना की एक पद्धति, एक परिपाटी आलोचना के क्षेत्र में भी उपस्थित हुई। सन 1908 से 1912 तक उस समय की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती, जिसका प्रारंभिक संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित होने वाली एक दुर्लभ, एक महत्वपूर्ण पत्रिका, और आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक हुए 1903 में। और वह संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा इस सरस्वती पत्रिका में लिखे गए लेखों, निबंधों, आलोचनात्मक सामग्री आदि के माध्यम से करते रहे। 1910 में मिश्र बंधुओं का आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न प्रकाश में आया। इस ग्रंथ में भी तुलनात्मक आलोचना को सर्वाधिक महत्व दिया गया। हम जानते हैं कि मिश्र बंधुओं ने, जिनका मिश्र बंधु विनोद भी हमें मिलता है इतिहास ग्रंथ, उन्होंने हिंदी नवरत्न नाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रस्तुत किया, सृजित किया, निर्मित किया, और तुलनात्मक आलोचना के जो मानक हैं, जो प्रारंभिक विचार बिंदु हैं, उनको उन्होंने यहाँ स्थापित किया। आगे चलकर लाला भगवान दीन तथा कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की बड़ी महत्वपूर्ण तुलना की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। जो भी देव और बिहारी पर शोध आदि के कार्य में अग्रसर होने वाले शोधार्थी हैं या शिक्षक मित्र हैं, वो इन ग्रंथों को देखे बिना आगे नहीं बढ़ पाते। एक कवि को दूसरे कवि से बड़ा या श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास भी इसी परंपरा से शुरू हुआ, जो लाला भगवान दीन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने प्रारंभ किया था, जिन्होंने देव और बिहारी की तुलना करते हुए देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, यह स्थापित करने का प्रयत्न किया था। आगे चलकर सन 1897 में प्रकाशित नागरी प्रचारणी पत्रिका ने हिंदी में शोध परक या अनुसंधान मूलक आलोचना का श्री गणेश भी किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, निबंध आदि के प्रकाशन के क्षेत्र में दुर्लभ स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी उसके पुराने अंकों को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि समीक्षकों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, आलोचकों ने इस पत्रिका के माध्यम से दुर्लभ सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। सन 1913 में प्रकाशित मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य को इतिहास ग्रंथ में इसी शोध दृष्टि को अत्यधिक महत्व देते हुए कवियों, लेखकों के वृत्त संग्रह आदि को आगे बढ़ाया, उपलब्ध कराया, अनुपलब्ध रचनाओं का परिचय दिया, प्राप्य अप्राप्य पांडुलिपियों की जानकारी भी दी। इस तरह से ये मिश्रबंधु विनोद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हिंदी आलोचना के लिए उपस्थित हुआ। इस शोध मूलक आलोचना पद्धति को बाबू श्याम सुंदर दास ने, राधा कृष्ण दास ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने और सुधाकर द्विवेदी आदि ने अत्यंत तीव्र गति प्रदान की। इन समीक्षकों, आलोचकों का अवदान हिंदी आलोचना के क्षेत्र में दुर्लभ है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन 1902 में प्रसिद्ध कथाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्हें उसने कहा था कहानी से बड़ी प्रसिद्धि मिली, उन्होंने जयपुर राजस्थान से एक साहित्यिक पत्र समालोचक का संपादन प्रकाशन किया। वह हिंदी आलोचना का एक गंभीर और प्रौढ़ समाचार पत्र बनकर उभरा। इस पत्र के प्रकाशन की उम्र लंबी नहीं थी, किंतु आलोचना का स्तर इसने बहुत ऊंचा कर दिया था। अब द्विवेदी युग की समीक्षा या आलोचना में स्थिरता और गंभीरता आने लगी थी। समीक्षा आलोचना के कुछ मानदंड और आदर्श सुनिश्चित होने लगे थे। आलोचना के अंतर्गत कृतियों का सामान्य परिचय,
कृतिकारों का परिचय, कृतियों की गुणवत्ता का बखान, उसकी त्रुटियों या दोषों की विस्तृत चर्चा, रचना या रचनाकार विषयक स्वतंत्र लेख, कृति और कृतिकार का ऐतिहासिक संदर्भ और परंपरा जिसके अंतर्गत कवि की रचना, कवि की रचनात्मक प्रवृत्तियां, उन सब का मूल्यांकन यह भी समाहित किया गया। इससे यह तो ज्ञात हुआ कि इस युग की आलोचना ने कृतियों के साथ साथ कृतिकार को और उन कृतियों में व्यक्त विषय वस्तु की गुणवत्ता को और दृष्टि या वस्तु विवेचन की त्रुटियों और दोषों को विस्तार से विवेचित करते हुए हिंदी आलोचना के कुछ मानक खड़े किए। ऐतिहासिक संदर्भ, परंपरागत संदर्भ, उन सबको भी उसमें समाहित किया। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में परिचयात्मक आलोचनाएं लिखने लगे थे। द्विवेदी जी ने समालोचक के कर्तव्य का निर्धारण करते हुए स्पष्ट लिखा था कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन होता है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंचता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय हैं। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। हमने देखा कि पाश्चात्य आलोचना में भी प्लेटो और अरस्तु ने, गुरु शिष्य थे दोनों, उन्होंने जब समीक्षा के संदर्भ में, आलोचना के संदर्भ में शास्त्रीय विवेचन किया तो वहाँ भी ऐसे तमाम बिंदुओं को प्लेटो ने उद्घाटित किया कि उपादेयता कितनी है ग्रंथ की, ग्रंथकार की, वह महत्वपूर्ण है। केवल सौंदर्य विवेचना या सौंदर्य दृष्टि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो द्विवेदी जी ने भी जो आदर्शवादी आलोचना के परिप्रेक्ष्य में मानक स्थापित किए, वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उस युग के आलोचकों के सामने निश्चित रूप से एक उदाहरण बनकर उपस्थित हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक संपादक के रूप में भाषा संबंधी त्रुटियों पर भी दिशा निर्देश दिए, लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचकीय प्रदेय पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट लिखा भी है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्दी रुकती नहीं रुक पाती। इसका मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के प्रणेता के रूप में खड़ी बोली हिंदी के शुद्ध और मानक रूप को स्थापित करने की दिशा में एक रचनात्मक भूमिका निभाई। वो भाषा शिक्षक बनकर व्याकरण सम्मत प्रयोगों पर बल देते हुए और जो अनर्गल, अवांछित शब्द प्रयोग, भाषा प्रयोग, व्याकरण विरुद्ध भाषा प्रयोग हो रहा था, उसको रोकने की दिशा में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वास्तव में नेतृत्व दिया, विलक्षण कार्य किया। द्विवेदी युग में व्याख्यात्मक आलोचना विषय की उपादेयता को दृष्टि में रखकर की गई। यानी विषय कितना महत्वपूर्ण है समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, उस उपादेयता को दृष्टि में रखते हुए आलोचना के मानक स्थापित किए। इस तरह आलोचना में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यपरक मूल्यों को आलोचना की दुनिया में प्रमुख आधार बनाया गया। ऐसी आलोचना परिचयात्मक से लेकर व्याख्यात्मक तक चलने लगी और इस आलोचना का सूत्रपात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका के माध्यम से किया। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना उन्होंने आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नीलदेवी नाटक की समीक्षा तो की ही, परीक्षा गुरु की भी समीक्षा की। नीलदेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है और परीक्षा गुरु की समीक्षा भी उसी युग में। बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी पत्रिका में बंगला नाटक
अश्रुमति के हिंदी अनुवाद की आलोचना समीक्षा की। तो इसका मतलब आलोचना विधा भी उस युग में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी और आलोचना में अनुवाद की कसौटी क्या है, अनुवाद का प्रदेय क्या है, अनुवाद की त्रुटियां क्या हैं, अनुवाद की तकनीक क्या है, इन सब को भी समीक्षा का विषय बनाया गया। हिंदी अनुवाद मुंशी उदित नारायण ने किया था और अनुवाद की कसौटी पर इस रचना को कसने का रचनात्मक प्रयास भी आलोचकों ने निश्चित रूप से किया था। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की इसी पद्धति और शैली को अपनाया और गति प्रदान की, उसे आगे बढ़ाया। इस पद्धति में वैज्ञानिक दृष्टि स्पष्टतः परिलक्षित होती है। इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आलोचना के मोटे तौर पर दो रूप उभरे। एक तो पारंपरिक शास्त्रीय दृष्टि का रूप, जो संस्कृत काव्य शास्त्र से होते हुए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक पहुंचा। द्विवेदी युग में विशेष रूप से इस प्रकार के शास्त्रीय निरूपण परक, शास्त्रीय लक्षण आदि के उदाहरण और व्याख्या परक ग्रंथ हमारे सामने आए। इनमें आलोच्य रचनाओं के गुण दोषों का विवेचन किया गया। परस्पर तुलना करते हुए स्वतंत्र रूप से उसके गुण दोषों के आधार पर उसकी उत्कृष्टता या निकृष्टता को स्पष्ट किया गया, व्याख्यायित किया गया। दूसरी दृष्टि में नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से आलोच्य कृति के व्यापक प्रभाव को और उनके परिणामों को घोषित किया जाता है। इसका मतलब यह जो दूसरी दृष्टि है, इसमें रचना और रचनाकार की नैतिकता, उसके सांस्कृतिक मूल्य, उसके सांस्कृतिक बोध, उसके ऐतिहासिक बोध, उसके राष्ट्रबोध आदि की दृष्टि से उसकी आलोचना करते हुए, व्यापक प्रभाव आदि को देखते हुए, उसके परिणाम या उद्देश्य आदि को घोषित करते हुए इस आलोचना का सूत्रपात किया गया। इस युग में अधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय आलोचना पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से गौण दोष विवेचन इनकी रही है और हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से इस आलोचना पद्धति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग के समीक्षकों में पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन आदि का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गंभीर और गहन अध्ययन करते हुए आलोचना को हमारे सामने उद्घाटित किया। इनकी आलोचनात्मक मान्यताएं और स्थापनाएं अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई और आगे के आलोचकों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली भी सिद्ध हुई। इसलिए उनको हृदयग्राही मानकर आत्मसात किया गया, अनुसरण किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कठोर नैतिक दृष्टि के कारण, पद्म सिंह शर्मा ने भावों की तरल उल्लसित दृष्टि से और मिश्र बंधुओं ने अपनी लचीली और अस्थिर सौंदर्य दृष्टि से हिंदी आलोचना की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली। ये तीन एक तरह से मील के पत्थर स्थापित हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, पद्म सिंह शर्मा और मिश्र बंधु विनोद। तीनों की आलोचना की दृष्टि में कुछ कुछ अंतर तो था, लेकिन तीनों ने ही इन मानकों को स्थापित करके हिंदी आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। इस युग में अनेक रचनाओं के अनुवाद हुए। पाश्चात्य समीक्षकों, आलोचनात्मक कृतियों के हिंदी अनुवाद प्रतिष्ठित कवियों, लेखकों ने किए। स्वयं जो रचनाकार थे, कवि थे, गद्यकार थे, अब उन्होंने इस प्रकार के सामग्री का अनुवाद करना प्रारंभ किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना समालोचना दर्श 1897 में प्रकाशित हुई, जो पॉप कृत एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं, जो न केवल इतिहासकार थे, जो केवल निबंधकार भी नहीं, आलोचक भी नहीं, कवि भी थे और कल्पना का आनंद 1905 में उसकी रचना उन्होंने की, जो कि एडिसन की पुस्तक एस्से ऑन द इमेजिनेशन का एक बेहतरीन अनुवाद है। शुक्ल जी, जिन्होंने बुद्ध चरित नाम से लाइट ऑफ एशिया का भी अनुवाद किया, अनेक ऐसी रचनाओं का अनुवाद वो करते रहे। द्विवेदी जी ने भी अनेक अंग्रेजी लेखकों, समीक्षकों को आधार लेकर अपने काव्य सिद्धांतों की विवेचना की, उनका लाभ उठाया, उनसे प्रेरणा का उल्लेख किया, बहुत से लेख प्रस्तुत किए। यहीं से हिंदी की वैज्ञानिक आलोचना का विधिवत प्रारंभ हुआ। आगे चलकर बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने एक वैज्ञानिक आलोचना की राह प्रशस्त की, एक मार्ग प्रशस्त किया, एक आधारशिला स्थापित की। पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य समालोचना का
स्वस्थ प्रभाव हिंदी आलोचना पर इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदी के कुछ समालोचक उनका गहन अध्ययन मनन कर रहे थे। जब पाश्चात्य साहित्य और साहित्य संबंधी समीक्षा आलोचना का अध्ययन हिंदी के लेखक कर रहे थे तो उसका प्रभाव आना स्वाभाविक था। यहीं से काव्य या काव्यधारा की मूल्य प्रवृत्तियों की परख करने का एक सिलसिला भी प्रारंभ हुआ। देश काल, समय सापेक्षता, जीवन, समाज, युग, इन सब के शाश्वत मूल्य, इन सब के तात्विक विवेचन को उद्घाटित करने की परंपरा, यह भी समीक्षा के युग में, आलोचना के युग में निश्चित रूप से एक विलक्षण उपलब्धि बनकर इस युग में हमारे समक्ष आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना दृष्टि और पद्धति के संदर्भ में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां वो लिखते भी हैं कि कालिदास से लेकर छायावादी कविता तक को आलोच्य विषय के रूप में समेटने का प्रयास कम साहस की बात तो नहीं है। वास्तव में इस अवदान को, इस प्रदेय को हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि हिंदी के आलोचकों ने संस्कृत के महाकवि कालिदास से लेकर, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के लालित्य पर भी लिखा, तो किस तरह से संस्कृत ग्रंथों के प्रदेय को, अवदान को, उसकी समीक्षा को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और फिर उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनमें जो ग्रंथ हैं, ग्रंथकार हैं, भाषा है, शैली है, विषय वस्तु है, शास्त्रीय जो काव्यांग आदि हैं उनका शास्त्रीय निरूपण है, इन सब को अगर हम देखें तो विष्णुकांत शास्त्री जी का ये कथन वास्तव में विचारणीय है कि कालिदास से लेकर छायावादी कविता तक को आलोच्य विषय के रूप में समेटने का जो प्रयत्न हिंदी आलोचना जगत ने, हिंदी के आलोचकों ने किया, वो कम साहस की बात नहीं है। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन आलोचना का प्रदेय अत्यंत विलक्षण, स्तुत्य, महत्वपूर्ण रहा है, प्रशंसनीय रहा है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तब हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी आलोचना और उनके युग के आलोचकों की गई आलोचना, इसका दर्शन होता है। तब हमें ज्ञात होता है कि शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना का जो प्रासाद खड़ा किया, जो भवन खड़ा किया, उसकी सामग्री, उसके तमाम प्रेरक बिंदु, वो हमें हिंदी के इन प्रारंभिक 2 युगों में उपलब्ध होते हैं, जिनको हम भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के रूप में देखते हैं। इन्हीं का विकास हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन आलोचना में और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में दिखाई देता है। तो जो भवन शुक्ल जी के युग में शुक्ल जी द्वारा, उनके समकालीन समालोचकों द्वारा बना, जिसमें बहुत से कवि भी शामिल हुए, गद्यकार भी शामिल हुए, प्रेमचंद ने भी आलोचना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वयं प्रसाद ने, महादेवी ने, पंत ने, पल्लव की भूमिका हम देखें, निराला ने, हम देख सकते हैं कि ये जो तमाम रचनाकार हैं और जो शुक्लोत्तर और शुक्ल युग के समीक्षक चिंतक हैं, वो समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, स्वतंत्र लेखन के माध्यम से, आलोचना के स्वतंत्र रूप से लिखे गए ग्रंथों के माध्यम से अपनी आलोचना क्षमता का परिचय देते रहे। तो यह तो स्पष्ट है मित्रों कि हिंदी आलोचना, जिसका प्रारंभिक बीज वपन हमें भक्तिकाल में और फिर रीतिकाल में मिलता है, जिसके प्रेरक तत्व संस्कृत काव्यशास्त्र से आयातित प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, निरूपण ग्रंथ आदि का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से काव्यांगों के निरूपण का जो प्रयत्न, जो प्रयास भक्ति और रीतिकाल में हुआ, स्वयं सूरदास ने भी, आज रहीम ने भी, या उस युग के भी अनेक कवियों ने, हम देख सकते हैं कि आलोचना के बिंदु कविता में और फिर उसके बाद गद्य में, आधुनिक युग तक आते आते उनका एक विस्तृत व्यापक विवेचन, उसकी एक विस्तृत श्रृंखला वो हमें उपलब्ध होती है। वो भारतेंदु और द्विवेदी युग से चलते चलते आलोचना को, जो पहले चलना सिखाती है, फिर दौड़ना सिखाती है, और फिर शुक्ल युग तक आते आते उसे एक स्वतंत्र पहचान
दिलवाने का काम भी करती है। तो इसमें बहुत सारे समीक्षकों आलोचकों का जो प्रदेय है, जो अवदान है, वह स्तुत्य है। मित्रों, निश्चित रूप से हिंदी आलोचना का यह लगभग 150 साल का जो विकास काल है, उद्भव और विकास की एक लंबी यात्रा है, ये इस बात का साक्षी है, यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदी आलोचना ने आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदेय किया है, अवदान दिया है। और आज भी जो समीक्षा और आलोचना के मानक हैं, जो मानदंड हैं, वो हम इन्हीं आलोचना जगत के दिए गए मानकों के आधार पर हम उनकी समीक्षा आलोचना करते हुए उनके साथ यथासंभव न्याय करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगली चर्चा में हम आगे की बात दोहराएंगे। आज हमने आपके सामने हिंदी आलोचना के प्रारंभिक 2 युगों पर बात की, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना और भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि के रूप में उपलब्ध भक्तिकाल और रीतिकाल की जो आलोचनात्मक दृष्टि है, जो आलोचनात्मक प्रदेय है, उनका भी हमने उल्लेख किया। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।